बच्चों आज हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। देखा जाए किसी मिश्रण में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक तथा मिश्रण में उपस्थित कुल घटकों के मोल प्रभाज के बराबर होता है। कुल घटकों के मोल प्रभाज के अनुपात के बराबर होता है। माना कि एक मिश्रण में ए, बी तथा सी के क्रमशः Na मोल, Nb मोल तथा Nc मोल उपस्थित हैं, तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज निम्नवत होगा। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर आप लिखेंगे XA, यहाँ पर Na। अब XA मतलब A का मोल प्रभाज, जिसका मोल प्रभाज निकालना उसका मोल अपॉन टोटल मोल। यहाँ पर Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी तरह यहाँ पर आप Xb लिखोगे, यहाँ पर हो जाएगा Nb Na प्लस Nb प्लस Nc। यहाँ पर आप Xc लिखेंगे, यहाँ पर Nc अपान Na प्लस Nb प्लस Nc लिखेंगे। पुनः XA प्लस XB प्लस XC बराबर 1। आप किसी भी चीज़ को चाहे जितने, प्रभाज का मतलब होता है टुकड़ा, तो किसी भी चीज़ को आप चाहे जितने टुकड़े में तोड़ दें, लेकिन जोड़ेंगे तो एक ही चीज़ बनेगी। जैसे हमारे हाथ में ये मार्कर है, इसको मान लो हम 3 टुकड़े में तोड़ दिए, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और ये 3 टुकड़ा, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो एक ही टुकड़ा बनेगा। तो यहाँ पर मान लो हम 3 ही लिए, XA XB XC लिए, मान लो DE भी होता तब भी यहाँ पर यही इतना बनता, मतलब वैल्यू एक ही आती इनको जोड़ने पर। चलें यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ XA XB तथा XC क्रमशः AB और C के मोल प्रभाज हैं।
एक्स ए एक्स बी तथा एक्स सी के मूल उत्पाद हैं। यहाँ पर देखें भैया, अब आगे हम लोग बात करें यदि मिश्रण में दो घटक हैं, मिश्रण में दो घटक ए तथा बी हैं। अभी तीन घटक लिए थे, अब आप दो ही घटक ले रहे हैं, एक्स ए तथा एक्स बी। और यहाँ पर ए का मान लेते हैं एन ए मोल है, बी का मान लेते हैं एन बी मोल है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर आपसे कहा जाए कि एक्स ए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। इसी तरह एक्स बी अगर पूछा जाए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एन बी, यहाँ पर एन ए प्लस एन बी। और यहाँ पर पुनः एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू एक हो जाएगा। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, एक। यदि ए विलेय तथा बी विलायक है, तो एक्स ए तो एक्स ए या तो आधे से कम होगा या तो आधे के बराबर होगा, तथा एक्स बी आधे से ज़्यादा होगा या आधे के बराबर होगा, तथा एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक होगा। तो एक्स ए और एक्स बी को जोड़ोगे तो ये वैल्यू एक यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखो दो ही घटक हैं, ये एक आ गया। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब हम लोग मोल प्रभाज देख लिए, मोल प्रतिशतता देखा जाए, मोल प्रतिशत। मोल प्रभाज का मतलब था कि एक में कौन सा भाग है मोल का, और प्रतिशत में 100 में कौन सा भाग है। तो यहाँ पर मोल प्रतिशत अगर आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे मोल प्रभाज गुणे 100, मोल प्रभाज गुणे 100 कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर ध्यान दो, आप यहाँ पर लिख रहे हो एक्स ए, यहाँ पर छोटा सा नीचे 100 लिखेंगे, इसको ए का मोल प्रतिशत पढ़ेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे एक्स ए गुणे 100। इसी तरह से एक्स बी यहाँ पर 100, इसको मोल बी का मोल प्रतिशत कहेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स बी गुणे। अब यहाँ पर एक्स ए 100, ये 100 है, प्लस एक्स बी 100 बराबर आप जोड़ेंगे तो 100 आएगा। ये हो गया मोल प्रभाज और मोल प्रतिशत के बारे में। यहाँ पर मोल प्रभाज और मोललता में संबंध देखा जाए, मोल प्रभाज तथा मोललता में संबंध। ये हेडिंग हो गई। यहाँ पर हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं भैया, एक्स ए बराबर एन ए, यहाँ पर एन ए प्लस एन बी।
इसी तरह एक्स बी बराबर हो जाएगा एन बी, यहाँ पर एन ए प्लस एन बी। इसको समीकरण 1 और 2 कर दें तो यहाँ पर समीकरण 1/2। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाएं अगर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स ए अपान एक्स बी। यहाँ पर एक्स ए की जगह पर एन ए, यहाँ पर एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। नीचे आप लिख रहे हैं एन बी, यहाँ पर हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। अब ध्यान दें ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा एक्स ए अपान एक्स बी बराबर हो जाएगा एन ए अपान एन बी। अब यहाँ पर देखें भैया एक्स ए अपान एक्स, एन ए को आप लिख सकते हैं डब्ल्यू ए अपान एम ए, यहाँ पर डब्ल्यू बी अपान एम बी। मोल है ये, मोल का मतलब मास अपान मॉलिक्यूलर मास होता है। अब इसको आप अरेंज करेंगे तो एक्स ए अपान एक्स बी, यहाँ पर डब्ल्यू ए अपान एम ए, ये एम बी ऊपर आ जाएगा, एम बी अपान डब्ल्यू बी। अब देखिए भैया दोनों साइड से एम बी से डिवाइड, यहाँ एम बी से डिवाइड कर दें एम बी कट जाएगा, यहाँ पर एम बी से डिवाइड कर दें तो एम बी आ जाएगा। तो एक्स ए अपान एक्स बी इंटू एम बी, यहाँ पर डब्ल्यू ए अपान एम ए, यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू बी। दोनों साइड में 1000 से गुणा कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 1000, और यहाँ पर एक्स बी, यहाँ पर एम बी आ गया, यहाँ पर डब्ल्यू ए, यहाँ पर एम ए, यहाँ पर आ गया डब्ल्यू बी, यहाँ पर गुणे हो गया 1000। और इतने को अगर आप ध्यान से देखें तो आपने मोललता पढ़ा था, तो इसका मतलब हो गया एक्स ए अपान एक्स बी गुणे 1000 बटे एम बी, ये स्मॉल एम जिसको आप मोललता कह रहे हैं, स्मॉल एम जिसको आप मोललता कह रहे हैं। तो ये जो फार्मूला है संबंध स्थापित कर रहा है मोललता और मोल प्रभाव में। नोट करके जलीय विलयन के लिए एक्स ए बराबर स्मॉल एम प्लस 55.56, 55.56, जहाँ एक्स ए मोललता, सॉरी एक्स ए मोल प्रभाज तथा एम मोललता है। तो ये फार्मूला आपको केवल जलीय विलयन के लिए ही लागू होगा। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पर पहले इसी फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1 ये CBSE PMT में पूछा गया प्रश्न है। ग्लूकोज
के जलीय विलयन की मोललता 1 है तो इसका मोल प्रभाज बताएं। यहाँ पर XA बराबर, यहाँ पर देखें मोललता 1 है, फार्मूला यही लगेगा। यहाँ पर m प्लस 55.56। अब यहाँ पर आप लिखोगे 1/55.56, तो यहाँ पर 1/56.56 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 0.018, ये मोल प्रभाज हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, आयोडीन तथा बेंजीन के विलयन में आयोडीन का मोल प्रभाज 0.2 है। आयोडीन का मोल प्रभाज 0.2 है। तो विलयन की मोललता बताएं। विलयन की मोललता बताएं। अब यहाँ पर ध्यान दें, जो विलयन है उसमें 2 घटक हैं, एक तो आयोडीन है और दूसरा बेंजीन है। तो आप यहाँ पर XI2 प्लस XB इक्वल टू आप लिखेंगे 1। आयोडीन 0.2 है, तो ये जो B फॉर बेंजीन है यहाँ पर देखा जाए कितना हो जाएगा, तो XB हो जाएगा 1 माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा 0.8। अब चूंकि जो बेंजीन है ये 0.8 है और आयोडीन 0.2 है, तो इसका मतलब हो गया कि आयोडीन जो कम है वो विलेय है और जो ज़्यादा है वो विलायक है। तो XI2/XB हो जाएगा गुणे 1000 बटे यहाँ पर मालिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट बेंजीन है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल m। तो अब ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.8 गुणे 1000, और बेंजीन का मालिकुलर मास होता है 78, ये m फाइंड करना है। तो ये सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 दशमलव हट जाएगा 1/4, और यहाँ पर 4 आ गया, इस 4 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 4 भी कट गया और यहाँ पर आ गया 250। अब यहाँ पर 250 बटे 78, ये आ जाएगा m। इसको सॉल्व करेंगे m, तो हमें लगता है कि 3.2 आ जाएगा। ये विलयन की मोललता हो गई। 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए मोल प्रभाज पर। एक गैसीय मिश्रण में 2 मोल 3 मोल B तथा 5 मोल C उपस्थित है, तो मिश्रण में प्रत्येक घटक की मोललता बताएं। मोललता नहीं, सॉरी, मोल प्रभाज बताएं।
यहाँ पर XA जिसका मोल निकालना है प्रभाज, उसका मोल बटे टोटल मोल NA, यहाँ पर NB प्लस NC, यहाँ पर 2 प्लस 3 2/10, XB NB आ जाएगा NA प्लस NB प्लस NC, 3 यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 5 3/10, XC NC यहाँ पर आ जाएगा NA प्लस NB प्लस NC, यहाँ पर 5 2 प्लस 3 प्लस 5 5/10। अब आप ध्यान दो, ये 2/10 3/10 और 5/10 जोड़ें तो वैल्यू 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। 64% भार से द्रव A अणुभार 128 के जलीय विलयन में प्रत्येक घटक का मोल प्रभार बताएं। प्रत्येक घटक का मोल प्रभार बताएं। तो यहाँ पर WA 64, W सॉल्यूशन 100 ग्राम हो जाएगा, चूंकि प्रतिशत का गया सॉल्यूशन 100 हो जाएगा। W वाटर 100 माइनस 64 बराबर हो जाएगा 36 ग्राम। अब यहाँ पर NA W भार 64 है और ये W 128 है, सॉल्व करेंगे 0.5 0.5 आ जाएगा। यहाँ पर NH2O तो वाटर का भार है 36 और भार होता है 18, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर आप लिख रहे हैं XA, तो ये NA अपान NA प्लस NB, तो यहाँ पर 0.5 बटा 0.5 प्लस 2, तो यहाँ पर 0.5 प्लस 2.5 सॉल्व करेंगे 1/5 आ जाएगा। XB आप लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा XH2O, ये B को आप H2O मान लेंगे, तो XH2O लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा NH2O प्लस XA, तो H2O 2 है, 2 प्लस 0.5 है, सॉल्व करेंगे 2/2.5 आ जाएगा 4/5 याद है। और हमें लगता है 5वां क्वेश्चन है, एक गैसीय मिश्रण में N2 तथा O2 के समान द्रव्यमान उपस्थित है, तो प्रत्येक
घटक का मोल प्रभाज बताएं। यहाँ पर WN2 बराबर WO2 बराबर W मान लिया जाए। NN2 W अपान MW W अपान 20 NO2 W अपान MW W अपान 32 W अपान 32। यहाँ पर XN2 NN2 यहाँ पर W अपान 28 W अपान 28 W अपान 32। अब यहाँ पर अगर LCM ले लें, LCM तो 28 इंटू 32। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 32W आ जाएगा प्लस 28W आ जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो x2 इक्वल टू W अपान 28। यहाँ पर इनको ऐड कर लेंगे तो 60W अपान हो जाएगा 28 इंटू 32। अब यहाँ से W कैंसिल हो गया, यहाँ से 28 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये 32 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 60। अब इसको 4 से कैंसिल कर देंगे तो 8 बटे आ जाएगा 15। अच्छा, ये 8 बटे 15 आ गया। अब XN2 देखा जाए और XN2 बराबर आ गया 8 बटे 15। और आपको मालूम है कि जो XN2 है, यहाँ पर देखो, ये XN2 प्लस XO2 बराबर होता है 1। तो ये अगर 8 बटे 15 है तो XO2 कितना हो जाना चाहिए, 1। तो XO2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 8 बटे 15। तो XO2 बराबर हो जाएगा 7 बटे 15। ये हो गया। तो आज हम लोग मोल प्रभाज के बारे में पढ़ लिए। एक चीज़ बता दें नोट करके, मोललता पहले बताया गया था, मोल प्रभाज तथा द्रव्यमान प्रभाज। आप पर निर्भर नहीं करते। ध्यान रखिएगा, तीनों चीज़ें ताप पर निर्भर नहीं करती। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में।